महाराज, मैंने आप लोगों को सुबह टेम्पल आर्किटेक्चर के 2-3 डायग्राम्स भेजे हैं। उन डायग्राम्स को निकाल के बना लीजिए और उसके डायग्राम्स को प्रिंट आउट को इसमें लगा लीजिए ताकि समझ में आ सके कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि सोर्सेज क्या थे। इन्होंने जो आर्किटेक्चर को बनाना चालू किया है तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, सोर्स कहाँ से आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो पुरानी किताबें थीं। परमार के टाइम के पहले ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि आर्किटेक्चर नहीं था, आर्किटेक्चर था, लेकिन उस आर्किटेक्चर के अंदर जो पुरानी टेक्स्ट चलते थे, स्क्रिप्चर्स चलते थे, उसमें से सोर्स निकाला है। फिर राजा भोज का काम है समरंगाना सूत्रधार, समरांगना सूत्रधार जो भी है वो, ये मेन आर्किटेक्चर की बुक है इनकी, जिसके ऊपर आर्किटेक्चर के अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ में कुछ और टेक्स्ट्स हैं जैसे अपराजित प्रच्छा प्रसाद मंडलम, ये ऑलरेडी चल रहे थे गुजरात साइड में या राजस्थान साइड में, ऑलरेडी इनका काम हो रहा था। साथ ही साथ में भोज की एक और किताब है युक्ति कल्प तरु, ये भी इसी मैटर के ऊपर डिस्कस करती है। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ इस तरह के टेम्पल्स बनाने का, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन जो एमपी के अंदर इस टाइम पे भूमिज स्टाइल बोली जाती है, भूमिज स्टाइल के टेम्पल सबसे ज़्यादा मालवा में बने हैं। सो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हो जाता है और इसके अंदर जो आइडियाज़ आते हैं उसमें 2 सोर्सेज मेन होते हैं। पहला है शिल्प शास्त्र, जितने भी अलग अलग टाइम पर लिखे गए, और दूसरा है आगम तंत्र। फिजिकल फॉर्म में इसके बारे में बोला जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी की तरह होता है और अंदरूनी तौर के ऊपर ये आपके हार्ट एंड सोल की तरह होता है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। स्टेला क्रामिश, ये इसकी स्पेलिंग इसलिए चेक करना है क्योंकि ये हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। इन्होंने नीलकंठेश्वर टेम्पल की स्टडी करी उदयपुर की, और ये टेम्पल माना जाता है कि सबसे प्रिस्टीन कंडीशन में, यानी बिना डिटेरियोरेशन के आज भी खड़ा हुआ है, इसके अंदर नुकसान नहीं हुआ है और इसके एलिमेंट्स क्लियरली दिखते हैं। और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बोला कि यह भूमिज स्टाइल है, और वो भूमिज स्टाइल संग्राम सूत्र क्या है, समरांगना सूत्रधार में दिया हुआ है। अब यहाँ स्पेलिंग अलग हो गई, राजा भोज की किताब है उसके अंदर दिया है ये, और इसके अंदर पूरा एक चैप्टर है, शायद 65th चैप्टर के अंदर भूमिज स्टाइल दिया हुआ है। और फिर ये जो स्टाइल जैसे ही इवॉल्व होना चालू होती है तो सारे मालवा के अंदर ये फैल जाती है पूरी तरह से। इसके अंदर अपराजित प्रच्छा भुवन की किताब है, उसके अंदर मालवा के बाहर इसने काम किया इस किताब ने। फिर इसी तरह से लाक्षण समुच्चय और प्रसाद मंडल, ये भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। देन इसके बाद में है भूमिज टेम्पल कहाँ से शुरू हुए, कैसे हुए, इसकी शुरुआत के ऊपर कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं, बट मालवा इसका मेन प्लेस बना जहाँ पे इस टेम्पल स्टाइल दिखती है। जो उदयपुर प्रशस्ति है, उदयपुर इंस्क्रिप्शन, उदयपुर का, नॉर्थ राजस्थान वाले का, यहाँ पे भोज ने कई जगहों पे टेम्पल्स बनाए थे डेडिकेटेड टू शिवा। इससे पता चलता है परमाराज वेयर ऑल्सो शेवाइट, प्रोमिनेंटली शेवाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में, एंड डेडिकेटेड दैम टू केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंदरी। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है कि बुक में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कहाँ है, काल, अनाल और रुद्रा, अनल और रुद्रा, इनको डेडिकेट किया, इनके नामों को, इनके कैरेक्टर्स को। वैसे सगुण और निर्गुण वाली जो फिलॉसफी है, जैसे ही आप गुण जोड़ देते हो तो वो सगुण की श्रेणी में आ जाता है, याद है अच्छे से। अब परमारा इंस्क्रिप्शंस के अंदर बहुत सारी जगहों पर डोनेशन ऑफ लैंड ग्रांट मिलती है ना, लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस हैं वो, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की हमने दान पत्र दिया तुमको कि ये वाला गांव तुम्हारा पट्टे पर है और ये गांव से तुम पैसा कमा सकते हो इस टेम्पल के लिए। तो ऑल ओवर एमपी, मतलब ऑल ओवर परमार स्टेट, हमें पता चलता है कहाँ कहाँ उनके ग्रांट लेटर्स गए, कहाँ कहाँ उन्होंने दान दिया है। 65th चैप्टर, अब ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया है ये बेसिकली मेंस की नियत से बनाया है, हिंदी के अंदर कोई समस्या नहीं है, हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, इंग्लिश के अंदर इसका ट्रांसलेट करना है, ये मेंस के लिए आर्किटेक्चरल कंपोनेंट है। 65th चैप्टर ऑफ सम्रांगना सूत्रधार, अ डिस्कशन ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी ज़मीन के ऊपर जो प्लानिंग की जाती है, कहाँ तुम्हारा किचन होगा, कहाँ तुम्हारा ड्राइंग रूम होगा, न कहाँ तुम्हारा बेडरूम होगा, इस तरह की चीज़ें भू विन्यास कहलाती हैं। दैट इज़ लैंडस्केप नहीं कहना चाहिए, इसको लेआउट कहना चाहिए। फिर होता है वर्टिकल ओरिएंटेशन, बिल्डिंग का जिसे एलिवेशन बोलते हैं। क्या क्या एलिवेशन दिख रहा है, एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब लोगों की सोच के ऊपर। आपने भी देखा होगा, पतली सी गली है, उस पतली सी गली के अंदर बहुत शानदार एलिवेशन वाला मकान है। उस एलिवेशन को देखने के लिए जो पर्सपेक्टिव का डिस्टेंस होता है वो दूर होता है, वो दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी बनवाता है क्योंकि कागज़ पे तो बड़ा अच्छा दिख रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि कितनी दूर से देखना है तो दिखेगा। ताजमहल को अगर उस प्रॉपर हाइट के ऊपर से न देखो तो ताजमहल आपके एलिवेशन प्लान में नहीं आएगा।
इसलिए जो ताजमहल का गेट है उसको एलिवेटेड बना के आपको एक पोजीशन पे पहुंचाते हैं, आपको बंद अंधेरे कमरे में पहुंचाते हैं, उससे रोशनी के अंदर दिखता है तो वो विजन मिलता है, उसका एक इफेक्ट आता है। उस दरवाजे को हटा दीजिए आप तो ताजमहल आप ऊपर दिखने लगता है। सो एलिवेशन को देखना जब भी है तो पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर वो वाली चीज़ें, वर्टिकल ओरिएंटेशन। फिर आता अगला होता है ऑर्नामेंटलिज्म। ऑर्नामेंटलिज्म का मतलब होता है कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऐड की गई हैं। एडिशन का मतलब हुआ कि फूल पत्तियाँ बनाए हैं, बेल बूटे बनाए हैं, हाथी घोड़ा सांप बिच्छू जो बनाना है बनाइए। वो कहाँ बनाया है, कैसे बनाया, ये सारा ऑर्नामेंटलिज्म है, इसको अलंकरण कहते हैं। इसका भी प्लानिंग होता है। फिर साथ ही साथ में इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की बात करी है, चतुरस्ता, देन वृत्त, यानी स्क्वायर प्लान है कि सर्कुलर प्लान है, या अष्टशाला की ऑक्टागोनल प्लान है, किस डायमेंशन में प्लान किया गया, या ताराकृत स्टार शेप प्लान है। इन द कंस्ट्रक्शन, इस टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें भूमिज टेम्पल्स जो बनाए गए हैं मालवा के, इसमें ट्रेडिशनल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को फॉलो किया गया है और सिर्फ इनके मेजरमेंट में थोड़ा बहुत अंतर है। मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाते हैं। और बेसिकली क्या होता है, जो लैंड उस टाइम पर मापी जाती थी तो कितने हल चल सकते हैं, उन हलों के हिसाब से वो भूमि का मेजरमेंट किया जाता था कि 5 हल भूमि है, 9 हल भूमि है, उस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर लैंड को भी, जो लैंड मेजरमेंट उनका चल रहा था तो उसमें ये मेजरमेंट था कि कितनी लैंड है उसके अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर जो ताराकृत टेम्पल्स हैं वो सर्कुलर प्लान फॉलो करते हैं, जिसमें 8 भद्रा होते हैं। भद्रास नहीं पता मुझे इंग्लिश में क्या है, तो खाली जगह छोड़ी है, भिजवा देता हूँ। अभी नहीं भेजा ना ये फ़ोटो खींच के, सो भेज देना अभी। जिनको स्क्रिप्चर में दिया गया है ये मालवा में बनाए गए। इसके अंदर सिर्फ ज़मीन का अंतर आता है कि पंच भूमि है, सप्त भूमि है या 9 भूमि है, ऑड नंबर्स में दिख रही है। तो एक मेजरमेंट ऑफ लैंड की जगह 5 मेजरमेंट ऑफ लैंड, 7 मेजरमेंट ऑफ लैंड या 9 मेजरमेंट ऑफ लैंड है। इसी के साथ में मंजरी और श्रृंग, श्रृंग जो हायर एलिवेशन वाला काम है, जो शिखर बनता है उसके एलिवेशन के अंदर अंतर आता है। इसके ऊपर जो लता कर्म यूज़ किया जाता है उसके ऊपर जो भूमिज स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है उसको नागर स्टाइल में रखा गया है। नागर मतलब कहाँ के? हाँ। और वेसर? वेस्टर्न। अच्छा। और द्रविडियन? वेसर सेंट्रल में मिलता है, वेसर। ये नागर स्टाइल के हैं। सो नागर स्टाइल के अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो उसके अंदर भूमिज स्टाइल है। सो भूमिज इज़ अ स्टाइल ऑफ नागर। अब अगला एक टेम्पल है जो बेसिकली इसलिए लिया है कि उधर मेंस के अंदर आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ के ऊपर लिखने को आ सकता है। सो 11 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, सो उसके एलिमेंट्स खोलना ज़रूरी होते हैं। सो भूमिज टेम्पल्स हैं। नीलकंठेश्वर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो उदयादित्य राजा पर जो थे, परमार राजा, उन्होंने बनवाया था 1050 से 1080 के बीच में। भूमिज स्टाइल निरंधर टेम्पल है, 1137 विक्रम संवत का है। 7 वैशाख मुडी को ओपनिंग हुआ था, दैट इज़ 30 मार्च 1080 AD। तो ये दोनों तरफ इंस्क्राइब्ड है, दोनों मेन एंट्रेंस के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन डला हुआ है, तारीख डली हुई है। मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि स्टार्ट जो किया था वो अराउंड 1059 AD में किया था, उतने साल लगे। इसका कंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो ईस्ट फेस करता है और इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट हैं, जो डायग्राम आपको भेजा है मैंने, वो इसीलिए सुबह सुबह भेजा था कि आप लोग उसको या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या उसको बना लीजिए। तो जो गर्भगृह होता है उसे सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं। उसके बाद एक वेस्टिब्यूल होता है जो 2 मेन पार्ट को जोड़ने का काम करता है, उसे अंतराल बोलते हैं। फिर एक गूढ़ मंडप है इसके अंदर और 3 मुख्य मंडप हैं और एक लार्ज हॉल है जिसे सभा मंडप कहा गया है। ये सारे अलग अलग बने हुए हैं लेकिन सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सभा मंडप की हाइट थोड़ी सी कम है, जिसको वेस्टिब्यूल मतलब जिसको सर्कमएम्बुलेटरी पाथ के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें 8 माइनर डीटीज़ के टेम्पल्स हैं बाहर की तरफ। अब ये चीज़ समझिएगा, मैं आपको एक थोड़ी सी फिलोसफी है, बेसिकली बाद में करेंगे हम इसको, चंदेलाज में पढ़ेंगे अच्छे से। पंचायतान समझ में आता है? 5 मेन डीटीज़ को कंसीडर किया जाता है और उसमें जिस डीटी को आप प्रिफर करते हैं उसे सेंटर में रखा जाता है और ऑपोजिट 4 हिस्सों में 4 दूसरी डीटीज़ को रखा जाता है। ये स्मार्थ भी कहलाता है। तो ये वाला पूजा का तरीका काफ़ी जगह प्रचलित था। यही कारण है कि कई टेम्पल्स में आप ऑब्जर्व करोगे, आप पढ़ने के बाद अब ऑब्जर्व करोगे कि एक सेंटर में कोई टेम्पल है, उसकी एक मेन, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, वहाँ पर एक डीटी रखी गई है, लेकिन टेम्पल के बाहर के जो कॉर्नर्स हैं
उन 4 कॉर्नरों में दूसरी डीटीज़ हैं। सो दैट शोज़ कि ये उस तरीके का टेम्पल है जहाँ पे उनको ज़्यादा मान दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 माइनर डीटीज़ हैं टेम्पल के बाहर, और इस पूरे टेम्पल को एक जागती के ऊपर बनाया गया है। जागती या जगती, जगती बोलते हैं हिंदी में, जागती बोलते हैं। जगती इज़ द प्लेटफॉर्म पार्ट, कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म लिया है उसे जगती बोला जाता है। और इसके अंदर प्रतिहारा आइडल्स हैं, प्रतिहारा टाइम के आइडल्स हैं, बड़े हैं। सेंक्टोरम सेंक्टोरम यानी गर्भगृह की एक मिक्स्ड स्टाइल है। जो सेंट्रल पार्ट है वो ताराकृत और सर्कुलर का मिक्स है, यानी सर्कुलर के साथ में स्टार शेप अंदर निकलता है। देन इसके अंदर सप्तरथ और सप्तभूम, भूमि का जो लैंड मेजरमेंट है उसको जो बोला जाता है, यानी 7 का इस्तेमाल जहाँ पर किया जाता है, सप्तरथ यानी रथ की स्टाइल में, 7 रथों की स्टाइल में, या सप्तभूम 7 मेजरमेंट ऑफ लैंड का, ये बोला जाता है कि शिवा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो सप्त श्रृंग देवालया उसी से बनता है, यानी 7 माउंट्स होने चाहिए। शिखर जो जा रहा है उसमें 7 श्रृंग होने चाहिए। खुर, कुंभ और कलश बंधन, ये आर्ट फॉर्म है, ये डेकोरेशन है जो वेदी बंद प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलता है, नीचे मिलता है। और इसी के साथ में अंतरपत्रा मिले हैं जिनका मेजरमेंट बहुत यूनिक है। ये तो उसका लिखने की कला हो गई। 4 वाइन्स विथ 5 कुटास, 5 बेलें चली हैं जिसमें 4 कूट हैं। अब कूटास क्या है, 5 कूट्स हैं, ये मुझे नहीं पता है अभी, इसलिए ब्रैकेट्स में ओपन करके छोड़ा है, इसको करना बाकी है, मेंस के लिए है। प्री के लिए एक रीडिंग मान लो वो काफ़ी है। हर एक डायरेक्शन में है, और इसके अंदर चेंज की स्टाइल को इन्वॉल्व किया गया है कि जहाँ जहाँ आपको चेंज चाहिए वहाँ वहाँ आप इसको कर सकते हैं। और ये स्पायर बनाती है हॉरिजॉन्टल एलिवेशन में, यानी पिरामिडिकल फॉर्म बनना चालू होता है ऊपर की तरफ में। और 5 वर्टिकल रोज हैं जिसमें स्मॉल शिखर हैं, उन्हें कहते हैं सप्ति श्रृंगास। जो पर्टिकुलरली टेम्पल का आर्किटेक्चर है, एक तो सिंपल आप बना दीजिए, उसमें कोई भी डेकोरेशन मत रखिए, या उसके अंदर डेकोरेशन करिए, डेकोरेशन के साथ में ऑर्नामेंटली और जोड़ते चले जाइए, वो ऑर्नामेंटल है, दैट इज डेकोरेटिव। देन आसन पटका इन द गूढ़ मंडप, जो गूढ़ मंडप के अंदर आसन मंडप है वो सलिलांतर ऑर्नामेंटेशन, ये भी मुझे इसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिला, इसलिए हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी लगा के इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सलिलांतर लिख दीजिएगा, ऑर्नामेंटेशन। यहाँ पर चारों तरफ छोटे छोटे से विंडोज़ टाइप की बनाई हुई हैं, अंदर लगाया है, उसमें लॉर्ड शिवा की आइडल्स हैं, स्टैचूज़ हैं। इसको कहा गया कपिली, कपिली के अंदर शिव की मूर्तियाँ स्थापित हैं। देन मुख्य मंडप के अंदर सुभागा क्लास ऑफ डोरवे, दरवाजे की भी क्लास बताई गई है कि किस क्लास का दरवाज़ा होगा, तो सुभागा क्लास ऑफ दरवाज़ा है जो सबसे पहली एंट्रेंस के अंदर है। उसके बाद गर्भगृह का नंदनी क्लास का दरवाज़ा है। सो इट्स ह्यूज एक्चुअली, आई वॉज नॉट नोइंग दिस डीप। सो जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा ज्ञान फैलता जाता है। तो बहुत सारे दरवाज़ों के बारे में कहा जाता है कि दरवाज़ों के आसपास में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। ये वाली जो गंगा और यमुना वाली मूर्ति है ये भोजशाला में भी है। वो वाली गंगा और यमुना की कई बार उसको कह दिया जाता है यक्षिणी की मूर्ति है। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर ले मैन लाइक अस कि हम समझ पाएँ कि ये यक्ष है, यक्षिणी है, या नर्मदा की है, या गंगा की है, या यमुना की है, किसकी मूर्ति है। जैसे मंदसौर के अंदर जब आपका डैम बनना चालू हुआ, गांधी सागर डैम, तो एक बहुत बड़ा टेंपल था, वो टेंपल को वहाँ से पूरा का पूरा हटाया गया और उसको शिफ्ट करा, तो उसके पार्ट्स शिफ्ट हुए हैं अलग अलग म्यूज़ियम्स में। इंदौर म्यूज़ियम के अंदर भी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो वहाँ पर जो गेटवे है उस टेंपल का वो बनाया गया है, और उसकी दोनों मूर्तियाँ आज भी रखी हैं, गंगा और यमुना। याद आया तेरे को, पीछे वाले जो अलग से अंदर से पीछे से जाते हैं। सो वो डोरवेज़ का काम है। डोरवेज़ का काम अगर देखेंगे तो ये तो चलो मान लिया हमने कि 1000 AD के आसपास का काम है। इसके पहले वाला काम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 1000 साल पहले से डोरवेज़ का काम चल रहा है। सांची स्तूप के गेटवेज़ हैं, 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी से बनना चालू हो जाते हैं, तो 200-300-400 साल आगे पीछे वाला काम है। तो तब से वो गेटवेज़ बन रहे हैं। तो गेटवेज़ के अंदर क्या क्या डाला गया, तो सबसे पहला एलाबोरेटेड एग्जाम्पल तो गेटवेज़ का वो मिलता है डोरवे के अंदर, जो सांची स्तूप के क्या है, गए देखें, गाड़ी है ना, घुमा, ये रहा भोपाल, 2.5 घंटे, भोपाल से 1 घंटा। भोपाल घूमने के लिए समय चाहिए। भोपाल का आसपास का रीजन बहुत रिच है। वो कहने को छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हैं, वॉल्यूमिनस हैं। मांडू गए ना तो मांडू में बोर हो जाता है आदमी, एक ही जैसी चीज़, एक ही चीज़, एक ही। तो वहाँ अलग मामला है मांडू का। हालांकि वो पूरा 1 दिन कम पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप सब देखने की कोशिश करोगे तो 1 दिन की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। धार अपने आप में अलग है,
धार से निकलो तो अगर थोड़ा और दूर चले गए तो बाघ केव्स, दे आर फिनोमिनली गुड, रियली वेरी गुड। ये तो छोटा सा एरिया है जो इस एरिया के अंदर है, ज़्यादा रिचनेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस बेल्ट में आते हो, हैं छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, लेकिन जैसे ही आप भोपाल या भोपाल के एडजॉइनिंग रीजन में, ये वो वाला पार्ट कह सकते हैं जहाँ पे हम ग्वालियर साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब मर्ज है, मतलब ईस्टर्न मालवा जो ओरिजिनल मालवा है वही मालवा था। ये वाला हिस्सा तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायनास्टीज़ के अंदर में आया, जैसे मालव थे तो मालवा पड़ा, फिर मालवा को देने वाले जो थे वो बाद वाले लोग थे, गुप्तन्स पीरियड के अंदर, लेटर गुप्तन्स ने इसको मालवा का नाम दिया। राजस्थान में आहार कल्चर था तो आहार कल्चर एमपी में था। सो एमपी को ब्लॉक करके कभी नहीं पढ़ना, एमपी को लिबरल होकर पढ़ना है। एमपी तो 1956 के बाद का है, और इवन देखें तो 2000 के बाद का है, सही है। बाकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली बाउंड्री जरूर ठीक है, ईस्ट वाली बाउंड्री तो रीडिफाइन हो गई ना हमारी। चलो कोई बात नहीं। तो दो तरह के विस्ता हैं यहाँ पे, दैट इज प्लेन लेआउट, फ्लैट लेवल्स जिसे कहते हैं। एक कहलाता है यहाँ पर क्षिप्त वितान और दूसरा है समतल यानी फ्लैट वितान, जिन्हें छत जिसे हम बोलते हैं। तो एक शिफ्टिंग है और एक फ्लैट रूफ है। एक रूफ ऐसी है जिसमें आप ऊपर चढ़ते चले जाओ, दिख रहा है आपको कि एलिवेशन जैसा है, चेंज होता है जिसमें। यह शिल्प शास्त्र में जिस तरह से बताया है उसी तरह से इन्होंने बनाई है। और सारे टेम्पल्स मोस्टली उदयेश्वर टेम्पल यानी नीलकंठेश्वर टेम्पल जिसे उदयपुर का कहा जाता है उसी को फॉलो करते हैं। मेजरमेंट में अंतर होता है, और यही वाला टाइम कहाँ से शुरू माना जाए तो वाकपति मुंज जो इनके प्रीडिसेसर रहे हैं वहाँ से इसको माना जाता है। कारण है 995 का एक इंस्क्रिप्शन मुंजा का, जो कहते हैं कि हमने एक गांव दैट इज़ बत्तेश्वरी टेम्पल के लिए उज्जैन में गांव दान में दिया था। तो ये टेम्पल बनवाया था महाकाल रीजन में, यानी उज्जैन के आसपास वाले रीजन में एक व्यक्ति थे धनिक, इन्होंने धनेश्वर नाम का टेम्पल बनवाया था जो बागड़ की फैमिली को बिलोंग करते थे, बागड़ फैमिली ऑफ परमाराज जो बांसवाड़ा की फैमिली। फिर भोजवन ने वागदेवी का टेम्पल बनवाया था धारा नगरी के अंदर, और बहुत सारे टेम्पल्स और बने थे उदयादित्य के टाइम पर। बाद में परमार महाकुमार और त्रैलोक्यवर्मन ने, देवपाला ने और जयवर्मन II ने कई सारे टेम्पल्स बनवाए अलग अलग जगहों पे। अब इनको ग्रुप्स में बांटा गया है। कारण ये रहा कि परमार की पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टेबल नहीं रही। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। मुग़ल्स जब आप पढ़ेंगे तो ये पता करना पड़ता है हमको कि कौन कहाँ पे गड़ा है, उनका मकबरा कहाँ बनाया। सो बाबर का कहाँ है? बाबर इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल्स। बाबर कहाँ? सो उसका टेरिटोरियल एक्सपांस कौन सा था, उसकी मेन सीट कौन सी थी बाबर की? वो काबुल थी, वो काबुल गया। हुमायूं दिल्ली के पीछे पड़ा रहा, दिल्ली जीत लिया आखिरकार में उसने, तो हुमायूं का। अब हुमायूं के बाद में अकबर आता है, अकबर अपना खुद का बना लेता है, पहले बना लेता है सिकंदरा में। और सिकंदरा क्यों बनाया? सिकंदरा किसके नाम पर है? तो सिकंदर लोदी की फाउंडेशन है, वो ओरिजिनल आगरा है। चाहता तो अकबर कहाँ बनाता? अपने फोर्ट के आसपास बनाता जो उसने बनवाया था। उस टाइम ताजमहल नहीं है, उस टाइम पे ताजमहल नहीं है, आगरा को वैसे देखना है। वो फतेहपुर सीकरी में बनवा सकता था, वहाँ पे भी नहीं बनवाया, उसने सिकंदरा में बनवाया क्योंकि सिकंदरा में लोदीज ऑलरेडी थे, वो वहाँ पर है उसका। उसके बाद किसका नंबर आया? जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही थी, तो जहांगीर चले गए लाहौर। का है वहाँ डेथ हुई थी, नूरजहाँ वहीं थी, नूरजहाँ इधर आ नहीं सकती थी, नूरजहाँ की कट्टी चल रही थी शाहजहाँ से। नूरजहाँ अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, सो वो उधर। अब बचा कौन सा? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने अपने टाइम पीरियड पे ताजमहल मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, बाद में वो भी उसी में गड़ गए। हो गया, यहाँ पर मेजर एम्परर ख़त्म हो जाते हैं, बचा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का कोई मकबरा नहीं है ऐसा इलाबोरेटेड डार्क। उसका कहना यही था कि बोले पिताजी तुमने जितना पैसा ये खर्चा करा है ये तुम्हारा पैसा थोड़ी, तुमने थोड़ी मजदूरी करके कमाया। खैर यहाँ पर वो राज वाली जो नीयत होती है वो ख़त्म हो गई। सो अगर हम आर्किटेक्चर की नज़र से देखते हैं तो वो अलग दिखेगा, इथिक्स की नज़र से देखते हैं तो वो अलग दिखेगा, इकोनॉमी की नज़र से देखते हैं तो वो अलग दिखेगा। तो कौन से पर्सपेक्टिव से आप उसको देखते हो वो डिफाइन करता है। सो यहाँ पर भी आर्किटेक्चर किस नज़रिए से देख रहे हो तो वो डिफिनीशन आएगी। अगर सिर्फ आर्किटेक्चर को देखोगे तो ही सुंदरता आएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं भावनाएं आ जाती हैं। अगर आप शिव प्रेमी हैं, शिव भक्त हैं तो आप तो उसमें रम गए, वो आप हाइपर कर दोगे। और अगर आप अपोजिट सेक्ट के हो तो आप देखो बोले नहीं यार ये तो हमारा नहीं है, तो आप देखोगे ही नहीं। सो ये पर्सपेक्टिव होता है, जिस पर्सपेक्टिव को बैलेंस करना पीएससी के स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफसर बनोगे सब कुछ तुम्हारे अंडर में। सो ऊन के टेम्पल्स आते हैं, जो खरगोन में जगह है ऊन, यहाँ ऊन के प्रोमिनेंट मतलब अलग अलग जो टेम्पल्स को डिवाइड किया है उन्होंने, उसमें ग्रुपिंग करिए। सो पहले ऊन के हैं
खरगोन के, फिर बूढ़ी मांडव धार और जामली धार। जामली का तो एक ही यूनिक एग्जाम्पल आता है। फिर शिव मंदिर अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पास, पुरानी झाबुआ में हुआ करता था। देन मोढ़ी का है मंदसौर में। देन सिद्धेश्वर टेम्पल है वर्राखेड़ा नीमच में, और आशापुरी है रायसेन, और नेमावर है देवास। अब यहाँ आप देख सकते हो ईस्ट में कहाँ तक है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप मिसिंग है, जैसे बेसिकली वो पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता भोजपुर का टेम्पल। सो यहाँ टेम्पल्स को हमने डिफाइन करा है, जो बुक के अंदर दिया है कौन कौन से क्या क्या ग्रुप्स हैं। ऊन टेम्पल ग्रुप है, इसमें 8 मंदिर हैं। चौबारा डेरा नंबर 1 और नंबर 2, चौबारा डेरा के साथ में माइनर टेम्पल जुड़े हुए, ये एक ग्रुप है। देन महाकालेश्वर नंबर 1 नंबर 2, ये महाकालेश्वर ऊन का है, ये महाकालेश्वर उज्जैन वाला नहीं है, ये समझना। यानी सिर्फ एक महाकालेश्वर नहीं, जैसे अभी आप लोगों ने टेम्पल्स पढ़े थे तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कितने सूर्य मंदिर हैं, लिस्ट निकालो। तो वो 64 योगिनी कितने हैं उनकी लिस्ट निकालो। तो वो एक फेथ है, आज हम उसको शिनाख्त नहीं कर पाते। पुराने समय में डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा थे, इवन वॉर्स हो जाती थी। राजा पैट्रोनाइज करता था, अगर शैव है तो शैवाइट को, वैष्णव है तो वैष्णवाइट को। कुछ होते थे जो सेक्युलर होते थे, उस समय के धर्मों में सेक्युलर, ये धर्म अलग थे पहले। आज फिर आदि शंकराचार्य क्यों मैं इंपॉर्टेंट है, कारण सिंपल है कि उन्होंने इन सबको एक कर दिया। उन्होंने यही बोला कि सबका मालिक एक। यही चीज़ को आगे चल के विवेकानंद जी के गुरुदेव ने कहा, क्या नाम है उनका मैडम जी, तो इससे पूछ रहे हैं ना, रामकृष्ण परमहंस। तो आप कोई से भी धर्म के हो, आप जाओगे वहीं पर, बट उनका इतना बड़ा स्थान नहीं है। इवन किताब में हमें नहीं पढ़ना उनको, हमें विवेकानंद को पढ़ना है, उनको नहीं पढ़ना। सिलेक्टिव हो गए हम लोग, हम अपने हिसाब से ज्ञान लेते हैं। हम जो गुरु ज्ञान देना चाहता है उसको नहीं लेते, उसके अर्थ को नहीं समझना चाहते, हम सिलेक्टिव हैं। हमारा घमंड बढ़ गया है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, वाला काम हो गया आजकल। नीलकंठेश्वर अगला है, हाटकेश्वर, वल्लालेश्वर और ओंकारेश्वर टेम्पल्स। ये ग्रुप है पूरा जो ऊन टेम्पल ग्रुप कहलाता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट का आ जाता है मेजर। इसके अंदर एक और ग्रुप अलग निकलता है, जिसे ओंकारेश्वर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओंकार मानदाता। ओंकार मानदाता ग्रुप अलग है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस के, मतलब इतना समय हो गया तो टेम्पल्स टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तोड़ भी दिए जाते हैं, तो अलग अलग डीके के स्टेजेस में हैं। या उसका ऑपोजिट लें तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रिजर्वेशन में हैं। सो बैंक्स ऑफ होली रिवर, नर्मदा के किनारे, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर डोनर्स के नाम भी दिए हुए हैं। अब इंस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर, मामलेश्वर टेम्पल, या उसको बोलते हैं अमरीश्वर टेम्पल। इसको एक्सेप्ट किया जाता है 1063 AD, इस टेम्पल के बनने का काम। और इनको कृष्णदेव नाम के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने स्टडी किया था। और यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं इनके अलग अलग ग्रुप हैं, मामलेश्वर टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, गुप्तेश्वर और मामलेश्वर ग्रुप टेम्पल्स। तो ग्रुप टेम्पल्स भी हैं और इंडिविजुअल टेम्पल्स भी हैं, तो ये 4 मेजर हैं यहाँ पर। इसके बाद में सिद्धेश्वर टेम्पल है, नेमावर देवास, ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। इसमें मालवई टेम्पल, अलीराजपुर का जो है शिव मंदिर, वरुणखेड़ा और बूढ़ी मांडव ग्रुप, ये इसी ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं जिस ट्रेडिशन का सिद्धेश्वर टेम्पल है। ट्रेडिशन यानी टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल और टाइम पीरियड, ये 12th सेंचुरी के हैं। इसके बाद में आता है भूमिज टेम्पल्स के अंदर चतुरसार देवालय, ये यूनिक है, जामली के अंदर बना हुआ है और ये सिंगल है, ज़्यादा इसमें एलाबोरेशन नहीं होता। एक हाई जगति के ऊपर सिंगल टेम्पल है, माउंटेन्स के पास में है। पंचरत्न स्कीम और पंचभूत शिखर, ये भूमिज क्लास की स्पेशलिटी इसकी। यहाँ पर ये बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडल थ्योरी अपनी पीक पर है। मैंने आपको 3 डायग्राम्स भेजे हैं ग्रुप पर, उसमें एक डायग्राम जो है वो वास्तु पुरुष मंडल बताता है। ऐसे बता देता हूँ, मान लीजिए 3x3 की ग्रिड है, तो दिस पार्ट ये वास्तु पुरुष मंडल है। सैंक्टम सैंक्टोरम यहाँ बनेगा, ये पीक होता है। बेसिकली डायगोनल चलेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो पॉइंट आएगा वो आपका वास्तु पुरुष मंडल स्टाइल कहलाती है। अब ये ग्रिड पैटर्न स्क्वायर में चलेगा, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 8x8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 64 वाई 64 योगिन, हर एक पॉइंट पर एक जीटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। ओके, तो अगला हमारे पास आ जाता है शिवा टेम्पल ऑफ भोजपुर, इसे भोजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, रायसेन का, भोजपुर का। और बेसिकली ये 65 स्क्वायर फीट बाहर से है और 42 स्क्वायर फीट अंदर से। ये पूरे डिटेल दे दी है क्योंकि ये भी आ सकता है 11 नंबर में। जागती 115 फीट लॉन्ग है, 82 फीट वाइड है और 13 फीट ऊंची है। और इसमें कोई चैरेट या कोई रथ का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिखता आउटर वॉल्स के ऊपर। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये स्पेशल टाइप है, जिसको राक्षस प्रसाद कहा गया है, या स्वर्गारोहणा प्रसाद कहा गया है, या समाधि स्टाइल कहा गया है, टेम्पल की स्टाइल। इसमें जो शिवलिंग है वो 7.5 फीट ऊंचा है और उसका सर्कमफेरेंस 17.8 फीट है। इसको चेक करना है मुझको
फिट है और ये 26 फीट हाइट गौरी पट्टा पर लोकेटेड है। इसके बारे में मेरे पुराने नोट्स के साथ इसको मैच कर लेना। देन सैंक्टम सेंक्टोरम इसको नवरंग मंडप के अंदर बनाया गया है, जिसमें 9 सब सेक्शन है। नवरंग मंडप इस तरह से 4 पिलर्स हैं 4 कोनों के ऊपर, जो मासिव पिलर्स हैं 60 फीट ऊंचे हैं, और इसमें 12 भित्ति स्तंभ हैं। भित्ति स्तंभ यानी डेकोरेटेड स्तंभ हैं, वो मेन लोड बियरिंग नहीं है। सो लोड बियरिंग 4 हैं। देन फिर नभिछंदा स्टाइल है, जिसके अंदर एक लंबी वितान यानी रूफ है, लंबी छत है, जो बीच में एक ओपन स्पेस में खुलती थी। अब उसको शायद कवर कर दिया गया है, अपर पार्ट ओपन स्पेस हुआ करती थी बीच में। इसमें वितान जो है वयातान अंदर का जो 3 हिस्से हैं खुले हुए, उसके अंदर कोष्टक हैं यानी ब्रैकेट्स हैं, जिसमें बड़े हैं भले ही लेकिन हारमोनी देते हैं वो हारमोनी के हिसाब से। फिर इसके पीछे वाला जो हिस्सा उसमें एक लंबा स्लोप बना हुआ है, जिस स्लोप का इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता होगा, हाथी से पत्थर चढ़ाया जाता होगा उसके लेआउट बनाने के लिए। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर स्लोप वो इनकम्प्लीट है, और यही उसकी सुंदरता है आज के लिए कि इनकम्प्लीट होने पर हमको पता चलता है कितनी मेहनत लोगों की लगती थी। यहाँ तक कि जो क्राफ्ट्समैन है उनके अलग अलग इंडिविजुअल मार्क्स को शिनाख्त की गई है। तो कहा जाता है 1300 क्राफ्ट्समैन के अलग अलग मार्क्स थे, और 500 क्राफ्ट्समैन के तो नाम मिले हैं जो इस कंस्ट्रक्शन वर्क में थे। साथ ही साथ में जो पूरे एरिया के ऊपर लेआउट डाला गया वो लेआउट भी दिखता है, और यहाँ तक कि मांगलिक साइंस जो अलग अलग जगह पे यूज़ किए गए हैं वो भी दिखते हैं। स्कल्पचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इनका स्कल्पचर अलग से कुछ बना हो। स्कल्पचर्स पुराने ही चल रहे थे, लेकिन इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जैसे अपराजित पृच्छा रूपमंडन, ये राजस्थान और गुजरात से चल रही थी, पहले से चल रही थी, मुंज और भोज के टाइम से चल रही थी। भोजा का संग्रामंगा सूत्रधार, इसके बाद प्रमाण मंजरी और युक्ति कल्पतरु, इसके अंदर भी स्कल्पचर के बारे में बात है। इधर मूर्ति कला किस तरह की होगी। तो अलग अलग जगह पर सेंटर्स बन गए। जो प्राइम सेंटर्स थे उज्जैन, धार, विदिशा, भोजपुर, ग्यारसपुर, उदयपुर, इन जगहों पर स्कल्पचर बहुत तगड़ा फैला। ऊन, ओंकार मानधाता और चंद्रावती, ये सारी जगहों पर। तो वैरायटी अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखती है, डाइवर्सिटी बहुत ख़तरनाक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग काम कर रहे थे, तो अलग अलग लोगों के स्कूल्स हुआ करते थे। तो जब तक ये चला तब तक चला। इसके बाद फिर ये शिफ्ट में चला गया। तो जो पैट्रोनाइज देता था, जैसा राजा बोलता था वैसा पैट्रोनाइजेशन होता था, वैसा काम किया जाता था। जो किताब है संग्रामंगा सूत्रधार, ये 6 फीचर्स ऑफ स्कल्पचर के बारे में बात करती है। पहला है मीडियम, यानी कौन से मटेरियल से बना रहे हो। क्लासिफिकेशन ऑफ आइडल क्या है। तीसरा है इमेज का मेजरमेंट कौन सा है, उसमें आसन या पोस्चर कौन सा है। ड्रेस कन्फिग्रेशन क्या है, और अगर कुछ हथियार वगैरह दिए हैं, आर्मामेंट है या पोस्चर है, वो कौन सा है। इनके इंस्क्रिप्शन अलग अलग हैं। परमार इंस्क्रिप्शन अलग अलग टेम्पल्स के बारे में बोलते हैं। सारे टेम्पल्स हमें नहीं मिलते हैं और सबके लिए हैं, जैसे कि शिव महादेव, केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, शुंडीर, काल, रुद्र, धानेश्वर, अमरेश्वर, उदयेश्वर, बल्लालेश्वर, समाधीश्वर, समिधेश्वर, एकल देव। लेकिन गॉडेस के लिए भी हैं, सो बत्तीशेर, भट्टेश्वरी, चर्चिका देवी, वाघ देवी, चामुंडा देवी एट्सेट्रा। साथ ही साथ में जैन टेम्पल्स भी बने हैं, जो ख़ासतौर पे चंदेलास के टाइम पे बने। अब बहुत सारा मटेरियल इनका जो है गायब हो चुका है। एक समय ऐसा था कि जब हमारे यहाँ की मूर्तियाँ अंग्रेज़ उठा उठा के एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, बड़ा बिजनेस हुआ करता था। खैर, शालभंजी का बड़ा नाम है, शालभंजी का ग्वालियर की है, उस रीजन की है, वो दूसरी डायनास्टीज़ की एक्चुअली शालभंजी का, ये परमार्स की नहीं है। बट वो वास्तुकला का एक बड़ा एग्जाम्पल मानी जाती है, आई डोंट नो व्हाई। सो वो सिर्फ वो लोग जो इस फील्ड के अंदर वही जान सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में अनजान आदमी अनजान ही रहता है जब तक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ना मिले। चूँकि सिलेबस के अंदर है, एंड आई एम स्टिल वो ऑब्जर्विंग ए टेंडेंसी जो है पहले की, वो वेट एंड वॉच, पूरा ज़्यादा नहीं खोलना है, फिर भी मोर देन इनफ आपको बता दिया है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया था कि कराया था, तुम्हें याद है? परमार एडमिनिस्ट्रेशन। सो परमार एडमिनिस्ट्रेशन, और कल हम ओपन करेंगे चंदेलास को। इसी पैरामीटर के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि डिटेल इन डायनास्टीज़ के बारे में ज़्यादा आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये डीप जा रहा है क्वेश्चन। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय।